हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था, तो उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से जो चैप्टर नंबर 4 का नेम है आपके मैथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आता है, नेमिंग है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब नाम से कुछ क्लियर हुआ, नाम के स्टार्टिंग में लिखा है लीनियर। अब ये लीनियर वर्ड आप क्लास 7th 8th से सुनते आ रहे हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। क्लास 10th में हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें आई थी। तो लीनियर का जो मीनिंग होता है वो डायरेक्टली आप ये बोले कि डिग्री 1 से रिलेटेड होता है भी। जब भी किसी पॉलिनोमियल या इक्वेशन की डिग्री 1 हो, दिस मीन्स वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला है कि जो पावर में आपको 1 के अलावा कुछ और नहीं दिखने को मिलेगा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आता है। तो स्टार्टिंग में है डेफिनेशन। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये होती क्या है इसको हम समझते हैं। तो लीनियर नाम से जैसे आपको पता चला, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज वन ऑफ इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपको पता होगा, एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। ध्यान से देखिए, किस में हो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री, यानी कि उसकी पावर सिर्फ एक ही हो, एक के अलावा ज्यादा पावर ना हो, यानी कि 2, 3, 4 पावर ना हो। आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और वो एक साथ दूसरे के मल्टीप्लाई में भी ना हो। अगर मल्टीप्लाई में होगी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बनेगी। ये क्लास 12th की डेफिनेशन है भी। एंड द कोफिशिएंट आर कांस्टेंट, और उसके जितने भी कोफिशिएंट है सारे के सारे क्या हो, कांस्टेंट। 1, 2, 3, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकते हैं, बस होने चाहिए क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट के अलावा कुछ और ना हो। क्लियर? तो ये है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को समझते हैं इक्वेशन की हेल्प से। हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है पी नोट, ये nth डेरिवेटिव है भी, ये ध्यान रखना, dny अपॉन dxn, p1 dn-1y dxn-1 प्लस ये जो P2 है dn-2y dxn-2, सो ऑन लास्ट में pny और इज इक्वल टू ये कैपिटल X। अभी बताते हैं क्या चीज़ है। जहाँ ये जो P नोट, P1, Pn और X है, ये फंक्शन ऑफ X भी हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, nth ऑर्डर। ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस आपको पता होगा। ऑर्डर यानी कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, n ऑर्डर का डेरिवेटिव है, बाकी तो सारे क्या हैं, छोटे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा n होगा। अब अगर इसी की डिग्री हमें निकालनी हो, अब ये जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी जो पावर है वो क्या है, 1। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या हुई इसकी, 1। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, 1, और ऑर्डर क्या होगा, n होगा, यानी कि nth ऑर्डर की है। उसके बाद अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब अगर ये जो P नोट, P1, P2 सो ऑन Pn तक, ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाए, ओनली कांस्टेंट हो जाए, यानी कि फंक्शन ऑफ x ना हो, नॉट फंक्शन ऑफ x। एंड ये जो कैपिटल X है वो भले ही फंक्शन रहे x का, ये जो राइट साइड में लिखा है। क्लियर? Then the equation is called linear differential equation with the constant coefficient of nth order। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, nth ऑर्डर होगा। बस डिफरेंस कितना आया कि जो ये कोफिशिएंट है ऑर्डर इस डेरिवेटिव के, P नोट, P1, P2 सो ऑन Pn, ये सारे क्या हो गए, कांस्टेंट होंगे। अब हमने ये वाली चीज पढ़नी है भी इस पूरे चैप्टर के अंदर, यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या हो, कांस्टेंट हो, और वो किस टाइप की हो, लीनियर हो। क्लियर? तो ये थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो हमेशा आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ है उसको लेंथी लिखने की बजाय उसको शॉर्ट में लिखना पसंद करते हैं। यानी कि अब अगर आपको मैं बोलूँ भी P नोट, P1, P2 सो ऑन, भी सारे लिखो n तक, ये भी ऐसे तो बोर्ड भर जाएगा, पता नहीं n की वैल्यू क्या होगी लास्ट में, क्या पता ये n बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा हो, क्या पता लास्ट में कौन सा रियल नंबर है। यानी कि हम इसको शॉर्ट में अगर चाहे तो P नोट, P1 इसको भी रफ करके डॉट डॉट लगा के PNY लिख सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में लिखने की आदत हो चुकी है हमें, तो उसके लिए देखते हैं। अब है डिफरेंशियल ऑपरेटर। द डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो क्या चीज़ है भी, द डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी। क्लियर?
अब इसको पढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन की थोड़ी शॉर्ट फॉर्म बना देंगे। अभी जो प्रीवियस क्लासेज में या फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा है कि अगर ये लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इसका मीनिंग क्या होता है? अभी हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो डी बाई डी एक्स है ये किसको डिनोट करता है? डी बाई डी एक्स। ये क्या है? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, इस तरीके से बोल सकते हो। बी किस चीज़ को डिनोट करता है? ये डेरिवेटिव को डिनोट करता है, यानी कि किस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपने ये लिख दिया कि डी जेड बाई डी एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स क्या बताएगा? किस जेड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर सी बात है। तो ये क्या हुआ? डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप बोल सकते हो या डिफरेंशियल ऑपरेटर आप बोल सकते हो। अब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म क्या है कि हम इसको डी से लिख लेते हैं कि यहाँ से डी बाय डी एक्स, इसको हम लिखेंगे कैपिटल डी से। और अगर डबल डेरिवेटिव हो यानी कि डी स्क्वायर डी टू या फिर डी एक्स टू लिख सकते हैं इसको, या फिर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बोल देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल डी स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव हो गया। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव हो डी क्यूब डी एक्स क्यूब, तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल डी क्यूब। सो ऑन। अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो डी एक्स एन, किसी भी फंक्शन का हो सकता है, उसको हम क्या लिखेंगे? डी एन लिखेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है कि हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस सिंबल को हमने किससे लिख दिया? कैपिटल डी से, जो क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। क्योंकि जब तक हमें ऑपरेटर गिवन नहीं होगा हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? अगर मैं ये बोल दूं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल दो, ये बताया नहीं विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाले, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आप डेरिवेटिव निकालो किसका? एक्स स्क्वायर का, बस सिंपल। ना तो ये बोल रखा कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो, ना वाई। चलो अब डी का तो मीनिंग डी बाई डी एक्स आप समझ जाएंगे। सिर्फ अगर ये बोला जाए भी इसका डेरिवेटिव स्मॉल डी लिख दिया, डेरिवेटिव निकालो एक्स स्क्वायर का, डी का मीनिंग डेरिवेटिव से लो, तो आपके माइंड में क्या आएगा? सर अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो 2x बन जाता, विद रिस्पेक्ट टू वाई होता तो 2x dx अपॉन dy हो जाता, विद रिस्पेक्ट टू t होता तो 2x dx अपॉन dt हो जाता। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ऑपरेटर गिवन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ऑपरेटर गिवन नहीं है, तो इसका आपने बताना है कि डेरिवेटिव क्या होगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देता हूं। जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर? अगर आपको आता है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। भी बिना कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिए आप कौन से वाला डेरिवेटिव बताएंगे? आप 2x बताएंगे, आप 2x dy बाई dx बताएंगे, या फिर dx अपॉन dy, यानी कि अगर विद रिस्पेक्ट टू y की बात करें, या फिर 2x dx अपॉन dt, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं ना, पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में है। तो आपने इसका डेरिवेटिव बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्लियर? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ये आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब अगर इसकी जगह हमने डी लिख लिया और ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को हम किस फॉर्म में चेंज कर देंगे? ये पी नोट। क्लियर? और जो डी एन अपॉन डी एक्स एन है ये क्या हुआ? डी एन, और ये वाई एज इट इज। इसका मीनिंग क्या हो गया? nth डेरिवेटिव ऑफ y प्लस अब p1, इसका मीनिंग क्या होगा? n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि सिर्फ इसकी जगह हम लिख रहे हैं, अभी इसकी जगह y अलग है, ध्यान रखना, सिर्फ d बाई डी एक्स, यहाँ y नहीं लिखा था। इसी तरीके से हम लिखेंगे p2, उसके बाद d n माइनस 2y। क्लियर? सो ऑन, इस तरीके से यहाँ से कौन सा है? पी एन, और अकेला अब क्या है? y, अब डेरिवेटिव नहीं है, इक्वल टू क्या आएगा? x। अब सभी में से y आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पी नोट डी एन प्लस p1 डी एन माइनस 1, p2 डी एन माइनस 2, सो ऑन
पी एन, और ये y हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू x। अब ये x है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसे कोई लेना देना नहीं है, वो इक्वेशन में गिवन होगा कि अब तो ज़्यादातर इक्वेशन में ये 0 ही मिले, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्म मैंने लिखी है इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म की सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की? जब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को कैपिटल डी से इस तरीके से लिख देते हैं और बाद में उसको y को क्या ले लेते हैं, कॉमन, यानी कि जो भी यहाँ फंक्शन हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ फंक्शन, दिस मीन्स ये क्या होगी, सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर। अब अलग से y की फिर मल्टीप्लाई करोगे दोबारा फिर वही हो जाएगी, यानी कि d का मीनिंग क्या हुआ, ओनली डेरिवेटिव। इस सिंबल को हम d से लिखते हैं, d स्क्वायर d क्यूब, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये हैं बेसिक सी चीज़ें जो इस चैप्टर के लिए आपको पता होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं कुछ थ्योरम्स या कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और किस वर्किंग रूल के हिसाब से हम उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद देखिए जो चैप्टर नंबर 4 की वेरी फर्स्ट थ्योरम है उसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट यानी कि जनरल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ऐसे जो थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम फर्स्ट है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, इफ y इक्वल टू y1, y इक्वल टू y2, सो ऑन y इक्वल टू yn आर लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो अभी हमने लिखी थी a नोट डी एन, यहाँ p नोट p1 p2 pn था, अब यहाँ a नोट a1 a2 an हो गया, बात एक ही है, ये कॉन्स्टेंट है। तो a नोट डी एन प्लस a1 dn माइनस 1 a2 dn माइनस 2 सो ऑन an इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ राइट साइड में x था, फंक्शन ऑफ x ओनली, अब क्या आ गया 0। अब उसके बाद हमें प्रूव करना है, देन ये जो y इक्वल टू c1 y1 c2 y2 प्लस सो ऑन cn y1 इज द जर्नल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां ये c1 c2 सो ऑन cn है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ये सॉल्यूशन होगा इस गिवन इक्वेशन का, बस सिंपल सा फंडा ये है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, अब इक्वेशन क्या गिवन है हमें, a नोट डी एन प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2, अब सो ऑन इस तरीके से लास्ट में है an और साथ में क्या है y इक्वल टू 0 है। क्लियर। अब अगर हमें डायरेक्टली कोई चीज़ सॉल्यूशन दे रखी हो तो हम ये भी तो कर सकते हैं, इसकी जगह पुट करके देख लो भी, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम क्लास 10th 11th में पढ़ते थे, जैसे कि अगर मैंने ये लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और बोल दिया कि x इक्वल टू 2 और माइनस 2 इसके क्या होंगे सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन निकालने की बजाय इसमें 2 रखो, 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि तो 0 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर में से 4 करो वो भी 0, दिस मीन सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करके। तो इसी तरह से अब जो सॉल्यूशन हमें गिवन है यहाँ हम लिखेंगे सिंस y इक्वल टू y1 कोमा y इक्वल टू y2 so on y इक्वल टू yn आर दी सॉल्यूशंस, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, आर दी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सो दे मस्ट सेटिस्फाई। तो ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये सॉल्यूशन है दिस मीन्स ये इक्वेशन फर्स्ट को भी जरूर सेटिस्फाई करेंगे। हम पहले y को y1 लिख लेते हैं, तो यहाँ से a नोट dn, ठीक है ना। अब ये क्या था y को हम क्या लिखेंगे y1, और सभी के साथ वो क्या है मल्टीप्लाई में है, तो y की हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मीन्स इसके साथ भी क्या लग जाएगा y1। अब y की जगह क्या रखा है y1 रखा है, प्लस a1 dn माइनस 1 y1 प्लस a2 dn माइनस 2 और यहाँ फिर y1 सो ऑन an के साथ भी y1 इक्वल टू 0, यानी कि इस y के अंदर मल्टीप्लाई कर ले। उसके बाद y की जगह y2 रखोगे तो क्या आएगा, a नोट dn ये y2 हो गया, a1 dn माइनस 1 ये भी y2 हो गया, a2 dn माइनस 2 ये भी y2 हो गया, सो ऑन an y2 इक्वल टू 0।
तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे भी। पहले y1 पुट किया, y2 पुट किया, y3 सो ऑन, लास्ट में हम yn पुट कर देते हैं। तो जब yn पुट करोगे तो वैल्यू आएगी a0 dn और यहाँ yn होगा प्लस a1 dn-1 यहाँ yn होगा प्लस a2 dn-2 और यहाँ भी yn होगा। सो ऑन an yn इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये n इक्वेशन हमारे पास टोटल होगी। अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम c1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? c1 से। अब मल्टीप्लाई आपने ये नहीं कि एक लेफ्ट साइड ही की है, राइट साइड भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू c1 करोगे तो क्या आएगा? 0। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको दोनों साइड हम c2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? सो ऑन लास्ट में जो ये लास्ट इक्वेशन है इसको हम cn से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना? और 0 तो 0 ही है भी, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने ये लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन nth बाय c1 c2 एंड cn। क्लियर? और अब हम इनको वर्टिकली ऐड कर देते हैं भी। ठीक है ना? इनको हम क्या कर देते हैं? प्लस भी ऐसे ऐसे जोड़ देंगे जितनी भी टर्म बनेगी इस तरीके से वर्टिकली। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी a0 c1 dn-y1। क्लियर सी बात है, यही बनेगी। अब यहाँ से देखिए, इस ये मेन मुद्दा है। अब इन सभी में देखो a0 dn a0 dn a0 dn सभी जगह कॉमन है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो a0 dn ये तो आएगा कॉमन। जो फर्स्ट में से बचेगा वो c1 y1 बचेगा प्लस सेकंड में से बचेगा c2 y2 बचेगा। सो ऑन लास्ट में से कितना बचेगा? cn और yn। क्लियर? अभी तो सिर्फ एक ऐड किया है, अब दूसरे को ऐड करते हैं। जब दूसरे को ऐड करोगे तो इन सभी में क्या है? a1 dn-1 ये तो एज इट इज है। अब इसकी c1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? y1 के साथ, c2 y2 और cn y1, इसमें से फिर वही बच गया। तो c1 y1 c2 y2 सो ऑन cn yn। क्लियर? अब तीसरे की बारी है। a2 dn-2 a2 dn-2 ये सभी जगह से फिर कॉमन आ जाएगा। a2 dn-2 अब इनके साथ भी क्या बचेगा? c1 y1 c2 y2 सो ऑन प्लस में है cn yn। क्लियर? यही c1 की मल्टीप्लाई y1 c2 y2 हर जगह से ये बच रहा है। उसके बाद सो ऑन लास्ट में जाओगे तो an सभी जगह an है और क्या बचेगा? c1 y1 सोन। ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो an कॉमन आया, यहाँ से c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस सो ऑन cn yn। और राइट साइड में जब सारी जीरो को ऐड करोगे तो वो जीरो ही रहेगा। क्लियर? उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये वाली जो ब्रैकेट है ये वाली हर जगह लिख रखी है, सभी में कॉमन है, तो इस ब्रैकेट को हमने लिया कॉमन। तो c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस सो ऑन cn yn ये कॉमन आई भी सभी में से। यहाँ से क्या बचा? a0 dn प्लस, उसके बाद सॉरी a2 था, an लिख रखा है, a1 था ये। ठीक है ना? सेकंड वाला क्या था? a1 फिर a2 सो ऑन। तो यहाँ से a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 सो ऑन लास्ट में कितना बचेगा? यहाँ से ऐसे डैश डैश लगा देना, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म बची an इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? ये तो 0 है ही, तो ये वाला भी क्या होगा? 0। अगर ये 0 है दिस मीन्स ये है, तो किसका सोल्यूशन होगा? गिवन इक्वेशन का। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट c1 y1 प्लस c2 y2 सो ऑन cn yn इज द कंप्लीट, या फिर इसको आप बोल सकते हो जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या होगा? जो ये मैंने लिखा है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। और वो कब बनेगा?
जब y की वैल्यू y1 y2 इसका क्या हो, लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन हो। तो ये थी आपकी फर्स्ट थ्योरम जिसको आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती है, कैसे हम उनको सोल्व करेंगे, ये भी एक थ्योरम का हिस्सा है। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ से देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग टू जीरो द सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रोवाइडेड d इज टेकन एज एन अलजेब्रिक क्वांटिटी। जहाँ d को हम क्या लेंगे, एक अलजेब्रिक क्वांटिटी जैसे x y लेते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ने से आपको ऐसा लगा सर कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं जो अभी हमने लिखी थी, a नोट डी एन प्लस a1 डी एन माइनस 1 प्लस a2 यहाँ से डी एन माइनस 2 सो ऑन, लास्ट में क्या बचता है a n, ठीक है ना, इंटू y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे वेयर a नोट a1 a2 so on an are arbitrary constants। क्लियर, ये क्या हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। अब इसमें से अब स्टेटमेंट को पढ़िए, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y, जो y का सिंबॉलिक कोफिशिएंट है यानी कि ये वाला, ये हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, दिस मीन्स a नोट डी एन प्लस a1 डी एन माइनस 1 प्लस a2 डी एन माइनस 2 सो ऑन an, इसको हमने पुट कर दिया 0 के। तो डियर स्टूडेंट ये अब हमारी क्या बन जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर, यानी कि जो y का सिंबॉलिक कोफिशिएंट ये सारा का सारा जो ब्रैकेट में लिखा है, इसको अगर आपने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, दिस मीन्स ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेगी कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना। फर्स्ट एक्सरसाइज से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर, तो उसके बाद सॉल्यूशन में देखते हैं, ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी। हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर mx इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हम मान लेते हैं। क्लियर, y की जगह e की पावर mx रखना है, देन जो d की वैल्यू होगी, dy की वैल्यू होगी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, e की पावर mx का डेरिवेटिव क्या होता है, m आगे e टू द पावर m इंटू एक्स, कोमा अगर d स्केयर y की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी, m इंटू दो, एक और m आ जाएगा तो m स्केयर e टू द पावर m x। अगर d क्यूब y की वैल्यू निकालनी हो तो m का क्या हो जाएगा, होल क्यूब और e टू द पावर m x, सो ऑन। अगर आपने डी एन वाई की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या लिखोगे, m टू द पावर n और e टू द पावर m इंटू एक्स। क्लियर, ये आप लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखिए, y की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, a नोट और डी एन इंटू वाई, और डी एन इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर n और e टू द पावर m x प्लस a1 एज इट इज, डी एन माइनस 1 इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ m की पावर, यहाँ n था तो n हुआ, अब n माइनस 1 और e टू द पावर m x एज इट इज, सो ऑन। यहाँ a2, अब डी एन माइनस 2 है तो m की पावर n माइनस 2 e टू द पावर m x प्लस सो ऑन a n इंटू में y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर m x इक्वल टू क्या हुआ, 0। क्लियर, तो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो e की पावर m x है वो हर जगह से कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, a नोट m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 और इंटू m की पावर n माइनस 2, सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा, an और
e टू द पावर mx इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए ये एक ब्रैकेट है और एक e की पावर mx है, दो केस हो सकते हैं, तो ये ब्रैकेट 0 हो या फिर e की पावर mx 0 हो, तभी तो मल्टीप्लाई 0 आएगी। हो सकता है दोनों भी 0 हो, ठीक है ना। तो अब देखिए कैंसलिंग, अब यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं e टू द पावर mx को, कि जो e टू द पावर mx है यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर एनी m, ठीक है ना। किसी भी m के लिए वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, दिस मीन्स फर्स्ट पार्ट 0 के इक्वल होगा, तो a नोट यहाँ से m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन an, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्लियर। अब इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। क्लियर। अब यहाँ से देखिए e की पावर mx नॉट इक्वल टू 0 यहाँ था। अब ये इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन कब होगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से, हियर e टू द पावर mx इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट if m is the factor of इक्वेशन ये 2। अब यानी कि e की पावर mx है, जो इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन कब होगा, अगर इस इक्वेशन के अंदर m क्या होगा, फैक्टर होगा इक्वेशन 2 का, ठीक है ना, क्योंकि m फैक्टर होगा तभी तो इक्वल टू क्या बनेगा 0। तो ये हुई आपकी कंप्लीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। तो इस वीडियो में हमने जस्ट एक बेसिक सा स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत आपको बताया है कि चैप्टर इस टाइप का होने वाला है, ये चैप्टर का नाम है, ये इस टाइप की दो थ्योरम्स हमने पढ़ी, एक फर्स्ट इक्वेशन थी कंप्लीट और जनरल सॉल्यूशन की, अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आई। या यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया कि चैप्टर के अंदर होने वाला क्या है, यानी कि किस टाइप की इक्वेशन आएंगी, कैसे हम सोल्व करेंगे, कुछ आइडिया आपको हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसको हम जो सोल्यूशन है उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कुछ और थ्योरम्स रहती है, एक दो थ्योरम्स और है इस चैप्टर की, जो एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 के इंट्रो में अभी मैंने सिर्फ आपको 2 ही थ्योरम करवाई है, 2 थ्योरम और रहती हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे, आप भी जल्दी उसको देख पाएँ, मैं भी उसको जल्दी आप तक पहुंचा पाऊँ। यही रीज़न होता है वीडियो शॉर्ट बनाने का, वरना 1-2 एक्सरसाइज तो एक ही वीडियो में डाल दे, वो 3 घंटे की वीडियो चली गई तो आप वहाँ देख भी नहीं पाओगे, तो ये काफ़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स के पास, यानी कि शॉर्ट में करवाया जाए वो बेटर रहता है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी जो भी थ्योरम्स रह गई एक्सरसाइज 4.1 की, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें जो भी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स पढ़ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी के मैथ्स हैं उन पर भी वीडियो जल्दी ही लेकर आए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।